Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, एसएससी स्पीड टेस्ट नंबर 34B में आज आपका स्वागत है। आज हम उसमें जीएस के बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। आप वो सभी क्वेश्चन कर चुके होंगे और आप वेट कर रहे होंगे कि हमें उसका सॉल्यूशन मिले। तो बिल्कुल मैं सॉल्यूशन लेकर आ चुका हूं, जिसमें आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। और सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में मिला होगा, अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, जो आप एसएससी की एसटी दिए हैं, ऊपर आप देख रहे हैं क्या लिखा है, इस स्पीड टेस्ट डिस्कशन एसएससी 34B। तो जो एसटी नंबर 34B है, उस 34B में जो जीएस का पोर्शन स्टार्ट था वो 26 नंबर से स्टार्ट था। 26 से लेकर 25 तक आप देखते हैं ना, पहले आता है आपका रीजनिंग, फिर जीएस, फिर मैथ, फिर इंग्लिश, या कभी इंग्लिश फिर मैथ, इस तरह से रहता है। तो जीएस का जो पोर्शन इस बार था वो 26 से लेकर 50 तक था। तो 26 में जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है, हु हैज बिकेम द फर्स्ट वुमेन लीडर ऑफ WMO। WMO की पहली महिला नेता कौन बनी है? WMO की पहली महिला नेता कौन बनी है? नीरा टंडन, रवनीत कौर, सेलेस्टियो साउले, या लिंडा याक्रिनो। भाई ये नाम भी विदेश के हैं तो टर्म भी विदेश के ही होंगे। तो इसका जो सही आंसर था वो था सेलेस्टा, क्या नाम था इसका, आप देख लें एक बार। तो जो इसका बच्चा सही नाम था वो क्या था, सेलेस्टा साइलो। तो सेलेस्टा साइलो जो है WMO की पहली महिला नेता बनी है। ये बात आपको स्पष्ट होगी, ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी बिल्कुल, ठीक है। अब देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, करंट का, ये भी करंट का ही पार्ट है, कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस आईटी कंपनी ने प्रशिक्षण निदेशालय DGT, ठीक है, डायरेक्टरेट जनरल ट्रेनिंग में के साथ में एक समझौता ज्ञापन MOU, मेमोरेंडम ऑफ यूनियन कहते हैं, MOU जो है वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है हस्ताक्षर किए हैं। IBM है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, TCS टाटा कंसल्टेंट सर्विस है, HCL है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट है। तो ध्यान दीजिए क्या दिया है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग आईटी company has signed the memorandum of understanding with the Directorate General of Training, IBM, TCS या HCL या माइक्रोसॉफ्ट। वैसे इसका जो आंसर करंट में है वो माइक्रोसॉफ्ट होना चाहिए, या करेक्ट आंसर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है उसने क्या किया है, अभी DGT के साथ में एक MOU साइन किया है। क्या किया है? एक MOU साइन किया है, जैसे हम लोग क्या कह सकते हैं, नॉर्मल कह सकते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मतलब दो ये कैसे आईटी क्षेत्रों के बीच में किया गया एक हस्ताक्षर है, एक ज्ञापन है, जिसमें बातों को स्पष्ट किया गया है, ठीक है, आईटी क्षेत्रों में विकास करने के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है आपके सामने, तेलंगाना की स्थापना 2023 में किस तारीख को मनाया गया? अब देखो भाई, तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना आप सभी देखते होंगे, जैसे अगर हम मान ले भारत को इस तरह से बनाएं, ऐसे करके, ऐसे, तो आप ये देखते हैं कि यहाँ ऐसे जो है ये आप देखते नहीं, ऐसे ये आंध्रा है, और आंध्रा के ऊपर ये जो इतना रीजन है, ऐसे ये तेलंगाना का क्षेत्र है। ये क्या है, ये है तेलंगाना का क्षेत्र, ये तेलंगाना स्टेट है। तेलंगाना स्टेट की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी, ऐसे ही। तो 2 जून 2014 को हुई है, तो इसलिए स्थापना राज्य किस तारीख का है, तो भैया 2 जून जो है वो करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका। आइए देखते हैं क्या इसका सही आंसर है, वो 2 जून है, बिल्कुल सही, 2 जून जो है वो करेक्ट आंसर है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है, जैसे हमारे भारत देश में 3 और राज्य बनाए गए थे सन 2000 में, तो वो भी कई बार आपसे पूछते हैं। जैसे अगर हम कहें कि 1 नवंबर, 9 नवंबर और 16 नवंबर सन 2000 छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड 3 राज्य बनाए गए। तो हो सकता है कभी वहां से भी एक आध प्रश्न आपसे पूछे, तो आप उसको सक्षमता जो है बता पाएंगे, कोई आपको डाउट नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन है, न्यू लिबरेशन ऑफ गैलरी का उद्घाटन किस शहर में किया गया? द न्यू लिबरेशन वॉर गैलरी हैज इनोग्रेट इन विच सिटी? ध्यान दो क्या लिखा है, न्यू लिबरेशन वॉर गैलरी। भाई इसका उद्घाटन, इसका जो इनोग्रेशन था, वो इनोग्रेट किया गया, वो किस शहर में किया गया है? न्यू दिल्ली में किया है, मुंबई में किया है, ढाका में किया है, या श्रीनगर में किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो ढाका है।
ढाका कहाँ पे है? ये बांग्लादेश की कैपिटल है। जैसे जब मैं आपको देखते हो, आप देखते हो कि मैं मैप बनाता हूँ, तो मैप में आपको ढाका का क्षेत्र भी इस तरह से दर्शाता हूँ कई बार, ऐसे ऐसे करके। तो ये आप देखते हैं, ये बांग्लादेश है। ये क्या है? बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो क्या है? उसकी कैपिटल, उसकी जो कैपिटल है वो है ढाका। क्या है कैपिटल? ढाका है। अच्छा, ढाका बांग्लादेश की क्या है? राजधानी है। 1971 में, 71 ईस्वी में हम ये कह दें कि इंदिरा गांधी सरकार के बदौलत या भारत सरकार के बदौलत जो है ढाका जो है या बांग्लादेश जो है पूरा क्या बन गया? पूरा एक देश बन गया। ये पूरा एक देश बन गया। तो आज इंटरनेशनल लेवल पर ये अपने आप को एक देश है, और ये देश की घोषणा में अंकित है। तो न्यू लिबरेशन वॉर जो है, इस लिबरेशन वॉर की गैलरी भी ढाका में बनाई गई, जो काफी फेमस है। तो यहाँ तक की चीजें आप सबको स्पष्ट होंगी, कोई डाउट आपको नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान को राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 समग्र श्रेणी में पहला स्थान दिया गया है? तो भाई आईआईटी की बात की गई है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, बॉम्बे है, दिल्ली है, मद्रास है, रुड़की है। तो इसका जो सही आंसर है बच्चा वो मद्रास होना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? मद्रास है। निम्नलिखित में से किस संस्थान को राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में समग्र श्रेणी में रखा गया है? तो इसका जो आंसर था वो क्या था? मद्रास। मद्रास ही क्या है इसका करेक्ट आंसर है। तो आईआईटी मद्रास जो है वहां इसे, आईआईटी मद्रास का जो है वो सही उत्तर आपको मिल गया। अगला प्रश्न आपके सामने है, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? 10 न्यायाधीश हैं, 34 न्यायाधीश हैं, 11 न्यायाधीश हैं, 25 न्यायाधीश हैं। एट प्रेजेंट हाउ मैनी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? अच्छा चलिए एक बार थोड़ा सा मैं कोर्ट के बारे में या सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ा सा बताता हूं। वैसे विद्यार्थियों इसका जो सही आंसर है वो होना चाहिए 34, 34। देख लो कैसे। अगर हम बात करते हैं अपने यहाँ इंडियन जुडिशरी सिस्टम की, अगर हम बात करते हैं इंडियन जुडिशरी सिस्टम की, अगर हम बात करें तो इंडियन जुडिशरी सिस्टम में जो सबसे बड़ा कोर्ट है उसका नाम है एससी। एससी से नीचे होते हैं एचसी, एचसी के नीचे होते हैं डीसी, और डीसी में दो तरह के कोर्ट होते हैं। एक होते हैं हमारे सिविल कोर्ट, ठीक, और एक होते हैं हमारे सेशन कोर्ट, या जिसे हम कह सकते हैं दूसरा क्रिमिनल कोर्ट। क्या कह सकते हैं? क्रिमिनल कोर्ट, ऐसे ही है। तो अगर हाई कोर्ट की, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट में एक जज, जैसे अभी इस हमारे यहाँ डीवाई चंद्रचूड़ साहब जो है प्रमुख है ना, तो ये तो हमारे यहाँ के सीजेआई हो गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देन 33 ऐसे हो गए हमारे जो अदर जजेस में हो गए। ये क्या हो गए? अदर जजेस में हो गए ये। तो ये अन्य जज हो गए हमारे इस तरह से, ये ऐसे ये। तो ये इस तरह से रहता है कुछ माहौल, ठीक है। तो 34 जज। अच्छा, हाई कोर्ट की संख्या जो है हमारे देश में वो 25 है। अच्छा, हाई कोर्ट की, जैसे किसी भी राज्य में एक हाई कोर्ट है वो बात तो स्पष्ट है, लेकिन अगर राज्य मान लो क्षेत्रफल बड़ा है, वहां मुकदमे ज्यादा है, क्राइम रेट बहुत ज्यादा है, मान लो वहां पे ये ज्यादा केस वगैरह है, तो वहाँ हाई कोर्ट के कई बार जो है ना बेंच बना दी जाती है। क्या? बेंच। जैसे एक हाई कोर्ट हमारे यहाँ मान लो, जैसे एग्जाम्पल देख ले भाई, प्रयागराज में है, प्रयागराज में है, और प्रयागराज का बेंच बना दिया गया लखनऊ में। तो जो पश्चिमी यूपी के लोग हैं या इधर के लोग हैं तो लखनऊ हाई कोर्ट से अपना काम देखेंगे, बाकी जो है प्रयागराज से। तो इस तरह से ये चीजें अंकित कर दी गई। तो ऐसे भी चीजें होती है, उस तरह से बहुत है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? 34, ठीक है। मतलब 1 + 33, एक सीजीआई और 33 जो है अदर जजेस, ये इसका जो है सही आंसर है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। यस, देखिए क्या इसका साइन 34 है, 34 इसका करेक्ट आंसर मिल गया आपको। अगला है अब्दुल रज्जाक को, फिर ब्लैंक है, द्वारा देव राय द्वितीय के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा गया है। Abdul Razak has sent as an ambassador to the court of Deora second by ऑप्शन है सुल्तान अलाउद्दीन ऑफ इराक, सुल्तान बहमन ऑफ इजिप्ट,
सुल्तान शाहरुख ऑफ खुरासन, सुल्तान बहजाद ऑफ टर्की। तो अब्दुल रजाक को कृष्ण ये देखें देव राय द्वितीय के द्वारा कोर्ट में भेजा गया। किसके कोर्ट में भेजा गया? तो खुरासन है, खुरासन के सुल्तान, ठीक है, खुरासन सुल्तान शाहरुख। तो खुरासन सुल्तान शाहरुख के द्वारा जो है इनको देव राय द्वितीय के दरबार में या देव राय द्वितीय के कोर्ट में जो है इनको भेजा गया था। ये जो है इसका स्पष्ट है, ये जो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है हमारा कि स्वर्ण रेखा नदी का प्रवाह किस राज्य में है? चलिए ध्यान दे दें, स्वर्ण रेखा नदी को समझते हैं एक बार, अच्छे से समझें। जैसे आप देखते हैं कि इस तरह से ऐसे ये भारत देश है हमारा, मान लीजिए इस तरह से भारत का नक्शा है। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ इस तरह से है, ऐसे करके, ऐसे आप समझ पा रहे होंगे। ऐसे करके मान लीजिए भारत का मैप को इस तरह से है। अब जब देखते हैं हम लोग इसे झारखंड का क्षेत्र, ऐसे ये झारखंड और ये छत्तीसगढ़ का रीजन, तो यहाँ से वो जो नदी है वो नदी निकलती है और ऐसे होते हुए पश्चिम बंगाल में जाती है। और झारखंड में जो रांची का क्षेत्र है, रांची झारखंड, यहीं पर वो नदी बहती है जिसका नाम है स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा। और बाद में यह नदी कहाँ विमुख होती है, कहाँ चली जाती है? पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में ये नदी जो है, यहाँ जाकर नदी ये बहती है, तो पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में नदी बह जाती है। तो इस हिसाब से जो उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए झारखंड। क्या आंसर होगा इसका? इसका जो आंसर हो जाएगा वो झारखंड हो जाएगा। तो झारखंड जो है, जो भी बच्चे झारखंड टिक किए होंगे, झारखंड होंगे, वो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। जैसे बच्चों आपको पता है बिहार में, अगर बिहार की हम बात करें, किसकी बात करें, मान लो बिहार की बात करें, तो आप क्या देखते हैं बिहार में जैसे आप कोसी सुने होंगे, कोसी, बिहार कोसी को शोक कहते हैं, कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। जैसे आप जानते हो उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना नदी है, गंगा यमुना की तहजीब उत्तर प्रदेश, है ना, ये जानते हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे तो कई नदियां हैं, जैसे कृष्णा है, सिंपल हम ये कह दें आपका छिप हैदराबाद मूसी नदी है जो काफी पॉपुलर है, फेमस है। तो इस तरह की नदियां हैं, जैसे मूसी ले लो, मूसी प्रसिद्ध, मैं इसलिए हैदराबाद को लेके लिख रहा हूँ मूसी, तो मूसी यहाँ की फेमस नदी है, ठीक है, इस तरह से ये। अगला देखिए प्रश्न क्या कहता है, कप्पा और डेल्टा क्या है? भाई कप्पा और डेल्टा, डेल्टा वेरिएंट आपने सुना होगा, डेल्टा वेरिएंट है भाई, वेरिएंट माने वायरस का एक पार्ट था, ठीक है। तो कभी भी आ जाए कप्पा, क्या आ जाए टर्म, एक आ जाए कप्पा और एक आ जाए क्या, डेल्टा। कप्पा और डेल्टा अगर आए तो दीज आर द वेरिएंट। अब वेरिएंट्स, अब टर्म किससे बनता है? वेरिएंट बनता है टर्म अगर देखा जाए तो वायरस से। किससे? वायरस। तो वायरस के टर्मिनोलॉजी से ही ये शब्द निकले हैं, तो उस हिसाब से ये वायरस ही होना चाहिए। अच्छा, वैसे वायरस की खोज करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था इवानोवस्की। आपने कभी नाम पढ़ा होगा, एक नाम इवानोवस्की, क्या नाम पढ़े होगे आप लोग? इवानोवस्की। ये इन्होंने क्या किया था, ये कहते हैं ही डिस्कवर्ड वायरस। अच्छा, वायरस क्या है? इट इज अ चैन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग सेल। लिविंग एंड नॉन लिविंग सेल के बीच की क्या है ये? एक चैन है। ये क्या है? एक चैन है। तो ये चैन है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की, इस तरह से। तो भैया वायरस ही करेक्ट होगा। आइए देखें उत्तर, बिल्कुल सही, वायरस इज अ करेक्ट आंसर। और जो पीछे बैक का हिस्सा है उसे आप एक बार चाहे थोड़ा नोट भी कर लेंगे, थोड़ा आपको आइडिया भी होता रहेगा, चीजें आप समझ में स्पष्टता समझ भी पा रहे होंगे।
कोई डाउट नहीं होगा, चीजें एकदम क्लियर होंगी आपकी अच्छे से। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ओस क्या है, व्हाट इज ड्यू। वैसे ड्यू से याद आता है माउंटेन ड्यू, लेकिन यहाँ पे पढ़ना है ओस क्या है। देखिए ओस, अच्छा सिंपल, जब कभी पूछा जाए भाई ओस क्या है तो दिमाग में क्या आता है कि जैसे पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, मान लीजिए जब पेड़ पौधों की कोई ऐसे पेड़ है उसके ऊपर अगर इस तरह की पत्तियां हैं, मान लो ऐसे 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 करके कोई पत्तियां उत्तियां हैं उसके ऊपर ऐसे मान लो, तो हम देखते हैं पत्तियों पे छोटी छोटी जलवाष्प की बूंदें आ जाती हैं, ऐसे छोटी छोटी जलवाष्प की बूंदें आ जाई है ना, ऐसे ये जल वाष्प की बूंदें आ गई, ऐसे ही है। तो जल वाष्प की बूंदों को हम सामान्यतः जो है कभी कभी कहते हैं ये ओस है। ये क्या है, ओस है। ओस माने ड्यू है। अब क्या लिखा है भाई, ओस क्या है, ऑप्शन है कि एटमॉस्फेयर वेपर द कंडेंसन इन वाटर ऑफ ड्रॉप, एटमॉस्फेयर वेपर कंडेंस इन स्नो, एटमॉस्फेयर वेपर कंडेंसन इन सॉलिड, एटमॉस्फेयर वेपर चेंज इनटू गैस। भाई सिंपल देखो, नीचे चलते हैं देखते हैं। एटमॉस्फेयर वेपर चेंज टू गैस, तो गैस कभी चेंज नहीं होगा, तो वो तो भाई खत्म हो गया, ठीक। फिर कहता है एटमॉस्फेयर वेपर द कंडेंस सॉलिड, सॉलिड भी खत्म हो गया, गलत नहीं होगा। एटमॉस्फेयर वेपर द कंडेंसन ऑफ स्नो, स्नो क्या बर्फ बनता है, बर्फ तो बनते नहीं कभी, वाटर बनता है। क्या लिखा है, एटमॉस्फेयर वेपर द कंडेंसन इन वाटर, तो ए वाला जो है वो सही होना चाहिए, मुझे जो लगता है सही ए, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं। यस, ए इज अ करेक्ट आंसर। ओस क्या है, ओस ये है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, 13वीं शताब्दी में खराज क्या था। इन 13th सेंचुरी व्हाट वाज द खराज। खराज क्या था भैया, खराज कृषि क्षेत्रों पे दिया गया एक प्रकार का कर था। खेती पर क्या था, एक कर था, ठीक है। कभी भी खराज का टर्म आ जाए तो खराज में खेती पर लगाया गया एक प्रकार का कर था, तो इसमें कर जो है वो सही उत्तर होगा खराज। ये क्या हो जाएगा, कर। अच्छा, भूमि हस्तांतरण पे कर, भूमि हस्तांतरण कर नहीं होता, रजिस्ट्री खर्च होता है उसे। भूमि पर माफ करना, कर माफ करना, भूमि पर माफ कर होता ही नहीं था। भूमि पर किसी न किसी राजा के द्वारा द्वाब क्षेत्रों में राजस्व प्रणाली के द्वारा उस पर कर आरोपित किया जाता था, और कर आरोपित करने का जिसके पास अधिकार दिया जाता था उस व्यक्ति उस अधिकार का क्या करता था, सदुपयोग करता था, भरपूर यूज करता था, और वहां पे टेक्नोलॉजी होती थी उसकी। सिंचित भूमि पर कर, हाँ सिंचित भूमि पर कर दिया जाता था, लेकिन यहाँ पे खराज जैसे टर्म का यूज नहीं होता था। जैसे अगर हम बात करें तुगलक वंश में, तो वहां पे सिंचित भूमि पर कर या सिद्धि का जो विभाग बनाया गया उसे बोला गया था हक ए शर विभाग, और वहां पे सिंचाई क्षेत्रों पे भी कर पड़ते थे, सिंचाई क्षेत्रों में दिए गए कर की हिस्सेदारी को वहां पे जोड़ा जाता था या उस पर अंकित किया जाता था, ठीक है। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि भारत में सबसे घनी आबादी वाला शहर कौन सा है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिए मैंने अभी आपको आबादी में घनी, देखो घनी पूछा ना, घनी, घनी का मतलब फिर बात हो रही है घनत्व से। फिर मैंने आपसे बताया कि इस बात को एक बार आप फिर से स्पष्टता देख लें भैया, समझ लें। घनी, अगर बात करें घनी, घनी का अर्थ किससे होता है, घनी का अर्थ होता है घनत्व से। किससे होता है ये, घनत्व से। तो घनत्व किस बात को बताता है भाई, हम जानते हैं घनत्व बताता है द्रव्यमान बटे, द्रव्यमान बटे क्षेत्रफल, मतलब कितने किलोमीटर की दूरी में कितने ढेर सारे लोग जो है वो रहते हैं या निवास करते हैं। तो अब हमें भाई, अच्छा अब जो कि यहाँ पे कई शहर दिए हैं, शहरों से भी आप स्पष्ट कर सकते हो बातों को। क्या जान सकते हैं भाई, कलकत्ता में कितने लोग रहते होंगे, चेन्नई में कितने, मुंबई में कितने, दिल्ली में कितने। तो सबसे ज्यादा जो अगर आबादी का है तो आबादी के हिसाब से तो आप देखते क्या है, मुंबई का क्षेत्र भाई, आप जानते हैं ना, जहां पैसा है वहीं मनुष्य जो है दीमक या दीमक की तरह उसके आगे पीछे भटक रहा है या घूम रहा है, तो स्वाभाविक है भाई ये। तो ऐसे में जो मुंबई शहर है, जिसे हम वित्त नगरी भी कहते हैं, मुंबई शहर ही सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला शहर है, जहां घनत्व रेशियो जो है बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा अधिक से अधिक लोग क्या कर रहे हैं, वहां पे निवास कर रहे हैं, वहां पे आश्रय ले रहे हैं। ये चीजें हम वहां पे जान पा रहे हैं, स्पष्ट हो पा रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, घेघा रोग की कमी के कारण होता है। भाई देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ प्रश्न है, घेघा रोग किसकी कमी से होता है। आपने एक टर्म पढ़ा होगा कभी, ग्वाइटर। देखो अंग्रेजी में कहते हैं ग्वाइटर, तो ग्वाइटर किसकी कमी से होता है, आई। आई माने आयोडीन, आयोडीन।
तो याद रखेंगे जिसका भी एटॉमिक नंबर 53 है उसे हम लोग कहते हैं आयोडीन। तो इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन। क्या आंसर हो जाएगा इसका? आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है। अच्छा एक और बात समझे, अगर कभी आ जाए लोहा कि लोहे कमी हो गई है, अच्छा ये ना समझे लोहे की कमी तो लोहा खाना है, लोहे की अगर कमी मतलब आयरन कमी हो गई है, तो जब भी आयरन की कमी होगी तो भाई क्या हो जाएगा? अल्प रक्तता। अल्प रक्तता, कभी अल्प रक्तता आ जाए तो वहां हम लोग आयरन जैसे टर्म का यूज करेंगे। माने आप इसको एनीमिया भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? एनीमिया। अल्प रक्तता को क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है भाई? घेघा हो जाता है, वो आप जान रहे हैं। अच्छा फ्लोरीन, फ्लोरीन भैया कुछ नहीं, सोडियम कुछ नहीं है। फ्लोरीन क्लोरीन कुछ नहीं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये सब तो आपके जीरो एक्टिव जिसमें पाए जाने वाले, अगर हम कहते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप में पाए जाने वाले ये एलिमेंट्स हैं, जिसमें हम लोग अगर देखें तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन वो रखते हैं। या यहाँ आगे फ्लोरीन है तो फ्लोरीन और क्लोरीन ये आपका जो हिस्सा है वहां मिलता है। भाई देखो सेम टाइप मिलेगा ना, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है, ऐसे टाइप में ये। ठीक है, सेम इसके चलन में होते हैं। एटॉमिक नंबर इसका 9 होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है आपका 11 होता है, आयोडीन का जो है वो 53 होता है, आयरन का 26 होता है। ठीक, तो इतनी बातें मैं समझता हूँ आपको स्पष्ट है, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत आपको नहीं है। यस, करेक्ट आंसर क्या था? आयोडीन था। आयोडीन इसका सही आंसर है। अगला है प्रश्न, फिरोजा बेगम एक प्रसिद्ध गायिका थी। फिरोजा बेगम वॉज अ लेजेंडरी सिंगर इन। अच्छा लेजेंडरी सिंगर थी तो किस क्षेत्र से ये सिंगर थी, ये प्रश्न पूछा गया है। हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत से थी, रविंद्र शास्त्रीय संगीत से थी, असमिया भोर संगीत से थी, नजरूल संगीत से थी। हाँ तो भैया इस तरह के प्रश्न इसमें आ रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा जानने का जो है हम जतन करें, थोड़ा प्रयास करें। ये जो है फिरोजा, देखो भाई फिरोजा, अच्छा कुछ हद तक आप कई बार अगर इस तरह के प्रश्न आए मित्रों, तो आप ये भी थोड़ा सा ध्यान दें कि जो गायिका है या जो व्यक्ति है, जैसे आप मान लिया हम यहाँ एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, एक ये हमारी लेजेंडरी सिंगर है, ठीक है, ये क्या है? लेजेंडरी सिंगर है, ठीक है, लेजेंडरी सिंगर है माने एक प्रसिद्ध गायिका है। तो अब देखो ये नाम, अगर देखो नाम कैसा है, ये एक मुस्लिम टर्मिनोलॉजी का नाम है या नहीं है? आप यहाँ दिमाग लगाओ, ये एक मुस्लिम नाम लग रहा है ना। तो अगर हम इसमें कोई मुस्लिम जैसा शब्द अगर ढूंढे तो भी हम इसका जो है सही उत्तर या सही आंसर बताने में कुछ हद तक जो है सही हो पाएंगे। क्या है? जैसे देखिए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की बात कर ले तो हिंदुस्तानी तो नाम भी नहीं मिल रहा है इसमें, नाम नहीं मिल रहा माने ये नहीं होगा, ये बात स्पष्ट है। फिर नंबर 2 देख ले, रविंद्र संगीत, रविंद्र ये बंगाल बंगाल के क्षेत्र में जैसे क्षेत्र है वहां से मिलता है। असमिया, असमिया भोर गीत, असमिया भोर गीत भी नहीं स्पष्ट हो रहा, असमिया तो असम का क्षेत्र हो जाता है, फिर यहाँ पे कोई उर्दू अल्फाज हमें नहीं दिख रहा या हमें अरबी अल्फाज नहीं दिख रहा है। नजरूल देखो, नजरूल, नजरूल अब मिल गया नहीं मिल गया, नजरूल मुस्लिम नाम से टच कर रहा नहीं टच कर रहा, तो इस हिसाब से आंसर जो है डी जो है वो, भाई कई बार थोड़ा सा जैसे मान लो नहीं आ रहा प्रश्न का बार तो तुक्का भी लगाया जाता है, बच्चे लगाते हैं, लेकिन उसको भी दिमाग से लगाए कि हाँ क्या सही होगा क्या गलत, इसको समझ के। तो ध्यान दो, फिरोजा बेगम की बात की गई, किसके लिए? नजरुल संगीत। तो अगर नजरुल संगीत आप आंसर बताते हैं, नजरुल संगीत की बात करते हैं, तो मैं समझता हूं ये बिल्कुल जो है सही है, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। यस, नजरुल संगीत, देखिए सही नहीं सही? तो नजरुल संगीत जो है बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के मूलतः कितने अनुच्छेद थे? अच्छा मतलब जब भारतीय संविधान बना था तो कितने अनुच्छेद थे, ये बात कर रहे हैं। देयर वाज अ ओरिजिनल हाउ मेनी आर्टिकल, देखिए लिखा ना, देयर वाज अ ओरिजिनल हाउ मेनी आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भैया उस समय 395 थे। कितने थे? 395। चलिए मैं एक बार आपको स्पष्ट बता दूं, अगर हम बात करते हैं अपने भारतीय संविधान की, अगर हम बात करते हैं अपने भारतीय संविधान की, तो थोड़ा सा एक एक चीज यहाँ पे ध्यान देंगे सब लोग। भारतीय संविधान में अगर कहें तो भाग भाग 22 थे, अनुच्छेदों की संख्या 395 है, और अगर हम कहें कि अनुसूचियां कितनी थी, अनुसूचियां मूलतः मूलतः अनुसूचियों की संख्या 8 थी।
लेकिन अब भैया 4 बढ़ा दी गई है, तो अब अनुसूचियों की संख्या 12 है। भूमि सुधार वाला विषय, दल बदल प्रणाली वाला विषय, ग्राम पंचायत और वो जो नगर पालिका वाला विषय बढ़ाया है। अच्छा, अनुच्छेद 395 थे और आज संशोधन करते 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 लगभग 448 हो गए हैं। अच्छा, कुछ किताबों में यह 463 या 465 का भी आंकड़ा मिलता है ऐसे। अच्छा, भाग 22 ही है। अभी गूगल वगैरह पे कई बार कभी कभी 25 भी गूगल में आ जाता है, लेकिन इसका सही जो है 22 है। मूलतः 395 है, अनुसूची जो है 8 है, लेकिन बढ़ा के कितनी हो गई है, 12 हो गई। तो इस हिसाब से हमारा जो आर्टिकल है वो 395 होना चाहिए। मैं समझता हूँ 395 जो है वो बिल्कुल जो है सही आंसर है, एकदम स्पष्ट है। तो यस, करेक्ट आंसर 395। 395 इज द करेक्ट आंसर। 395 जो है वो बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सही है। तो मित्रों, यहां तक की बात एकदम आपकी क्लियर होगी, यहां तक की बातें स्पष्ट है, एकदम सही है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल किसके द्वारा लिखी गई है? देखो भाई, दास कैपिटल की बात करें तो एक मार्क्सिस्ट थे, आपने पढ़ा होगा मार्क्सवादी। तो मार्क्सिस्ट जो थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था कार्ल मार्क्स। देखो, मार्क्स से पता चल रहा है ना यहाँ पे से, ये क्या है? मार्क्सिस्ट, मार्क्सवादी थे, मार्क्सवादी थे जिन्होंने लिखा था दास कैपिटल। और दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की होनी चाहिए। तो सही आंसर जो है क्या है? वो कार्ल मार्क्स है। यस, बिल्कुल करेक्ट आंसर। दास कैपिटल की कभी भी नाम आए तो आप किसको बताएंगे? ये। अच्छा, अमृत सेन जी, ये तो भैया अर्थशास्त्री थे, अर्थशास्त्री थे, आप लोग याद होगा ना। अमृत सेन और महबूब उल हक 1998 में नोबेल प्राइज दिया गया था। इन्होंने क्या किया था? HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बताया था। आप लोगों को ये क्लास में भी सर ने पढ़ाया होगा, ठीक है। अच्छा, गांधी जी की बात करें, गांधी जी तो महान व्यक्तित्व है, हरिजन और स्वयंसेवक संघ जैसी पत्रिकाओं का संपादन किए थे। हाँ, अच्छा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनकी कई कई फेमस बुक है, जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है इनकी पॉपुलर, सबसे पॉपुलर बुक है। वो भी कई है, कई बार बताया गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो चीजें स्पष्ट है। अब अगला शहर देखो, अगला जो क्वेश्चन है, जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज तुगलक ने किसकी? देखिए, अभी मैंने आपको लास्ट टाइम जो है मुझे याद है, मैंने आपको एसटी कराई थी, एसटी नंबर 34 स्टेट का। तो 34 नंबर स्टेट की जो एसटी करवाई थी, वहां पे मैंने आपको बताया। तो मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। जौनपुर शहर की अगर हम बात करते हैं तो जौनपुर शहर फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। अब फिरोज शाह तुगलक का समय क्या था? वो समय था 1351 से 1388 का समय था इनका। अच्छा, किसकी याद में बनाया, बसाया था? तो अपने बड़े भाई, अपने बड़े भाई। इनके बड़े भाई कौन थे? इनके बड़े भाई थे जौना खान। क्या नाम था उनका? जौना खान। जौना खान का एक और नाम भी है, जूना खान। क्या नाम है इनका? जूना खान। तो जूना खान या जौना खान भी था इनका नाम, ठीक है। अच्छा, अब जूना खान या जौना खान थे, तो फिर यहाँ थोड़ा समझे कैसे, इसको ऐसे समझे कुछ हम। जूना खान का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक नाम था इनका, ऐसे ही है। तो मोहम्मद बिन तुगलक इनका नाम था, ये नाम रहा इनका ये। तो इन्हीं की याद में ये शहर जो है बसाया गया था। तो भैया MBT, तख्त पिपासु भी कहा जाता है इन्हें, इन्हें सन की बादशाह, असफलताओं का बादशाह ऐसा भी कहा जाता है, असफलताओं का बादशाह ये भी इन्हें कहा जाता है, असफलताओं का बादशाह, ठीक है। तो MBT ही इसका जो है करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही। मैं समझता हूं यहां तक की चीजें एकदम आपको स्पष्ट हो गई होंगी, एकदम क्लियर होंगी, कोई डाउट नहीं होगा, चीजें स्पष्ट होंगी। यस, करेक्ट आंसर क्या है? देखिए, बी है ना, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक करेक्ट आंसर, वेरी गुड। अगला है, भूला भाई देसाई किस व्यवसाय से जुड़े थे? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। भूला भाई देसाई वॉज विच ऑक्यूपेशन? टीचर थे। भाई, टीचर का नाम आए तो सीधे एक ही काम आपके दिमाग में ध्यान आए, ईश्वर चंद विद्यासागर। ईश्वर चंद विद्यासागर अवैतनिक टीचर थे।
बिना पैसा लिए जो है, फीस नहीं लेते थे महाराज, अब बिना फीस लिए पढ़ाते थे, एक समाज सुधारक थे ये। ठीक। मेडिकल प्रैक्टिशनर, भाई मेडिकल के क्षेत्र में तो सुश्रुत का नाम आए, चरक का नाम आए, धन्वंतरी का नाम आए तो लगाएं। लेखक, नो, इसका सही आंसर सी होना चाहिए। भाई ये एक प्रसिद्ध जो थे, क्या थे, एक नेता थे, राजनीतिक क्षेत्रों से जुड़े थे, और दूसरा कानूनी व्यवसायी थे, लीगल प्रैक्टिशनर थे। तो भूला भाई देसाई लीगल प्रैक्टिशनर से जो है जुड़ते हैं। ये जो है इसका स्पष्ट है, बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर है। तो जिन बच्चों ने ये किया होगा आंसर भूला भाई देसाई लीगल प्रैक्टिशनर, मैं समझता हूं उन सभी हमारे प्यारे बच्चों का बिल्कुल सही आंसर है। भूला भाई देसाई किस व्यवसाय से जुड़े थे? तो भूला भाई देसाई जो थे वो एक कानूनी व्यवसाय से जुड़े थे। तो बेटा कानूनी व्यवसाय जिन बच्चों ने किया था, जिन बच्चों ने इस उत्तर को सही टिक किया है, उन सभी का उत्तर क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है। बर्ग विंड इज रिलेटेड टू विच कॉन्टिनेंट? बर्ग पवन किस का संबंध किस महाद्वीप से है? आइए पहले मैं आपको पवन के बारे में कुछ बताता हूं, ध्यान से समझे पवन के बारे में। जैसे आप देखते हैं कि मान लीजिए ये पूरी पृथ्वी है बच्चों, यहाँ पे हम लिख देते हैं ये अर्थ है, ये क्या है? ये अर्थ है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी के भूमि के जो मध्य में जो रेखा है, पृथ्वी के जो मध्य में रेखा है, उसे हम 0 डिग्री लाइन कहते हैं, और उसी का नाम होता है इक्वेटर लाइन। तो इक्वेटर के सबसे ऊपर अगर जाते हैं तो ये 90 डिग्री नॉर्थ का हिस्सा है। इक्वेटर के अगर हम लोग नीचे जाते हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री साउथ का हिस्सा है। अब यहाँ अगर इस तरह से देख ले ऐसे, तो ये लगभग हो जाता है 23 1.5, और यहाँ अगर देख लेते हैं तो ये हो जाता है 66 1.5 नॉर्थ, ये भी हाफ नॉर्थ। ऐसे ही सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, 23 1.5 साउथ है, ये साउथ है, और ये है 66 1.5 साउथ है। अब क्या है, यहाँ पर जो हवाएं चल रही हैं इस जगह पर, वो हवाएं ऊपर की ओर जाती हैं, वो गर्म होती हैं। तो गर्म हवाएं हमेशा ऊपर की ओर जाती हैं, और जो ऊपर से ठंडी हवाएं हैं वो हमेशा नीचे की ओर आती हैं। ऐसे करके यही सेम कंडीशन यहाँ पे भी होती है, सेम स्थिति यहाँ पर भी ऐसे होती है, ऐसे, और यहाँ से ठंडी हवाएं ऊपर की ओर जाती हैं। तो ये एक हवाओं का ऐसे क्रम बनता है। लेकिन अब हमें यहाँ पे ये जानना है कि भाई यहाँ एक लोकल विंड की बात कही गई है। जैसे क्या जाने, जैसे अगर हम बात करते हैं, मान लो ये हमारा जो है नॉर्थ अमेरिका का रीजन है, ऐसे करके ये ऐसे। तो नॉर्थ अमेरिका के रीजन में कभी भी अगर नाम आ जाए चिनूक विंड का, रॉकीज माउंटेन के पास चिनूक विंड हो जाएगा, ऐसे ही है। जैसे अगर हम साउथ अमेरिका की बात कर लेते हैं, साउथ अमेरिका में, तो साउथ अमेरिका में कभी अगर कोई विंड आ जाए, जैसे मान ले हम बात करते हैं पैम्पेरो, तो अर्जेंटीना में बहती हवा पैम्पेरो है। ठीक, ऐसे यहाँ पे हवा है, क्या है नाम है? पैम्पेरो है। जैसे अगर अफ्रीका की ही बात कर ले, मान लीजिए अभी अफ्रीका की बात कर लेते हैं ऐसे, अब अफ्रीका की बात कर रहे हैं हम लोग, मान लो अफ्रीका ऐसे ही है। अब ये साउथ अफ्रीका का हिस्सा है, ये यहाँ अगर हवा आएगी जिसका नाम होगा बर्ग, क्या नाम होगा? बर्ग। तो ये कहाँ चलती है? ये चलती है साउथ अफ्रीका में। कहाँ चलती है? साउथ अफ्रीका में। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये है। अब आप ये समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? ऐसे ही है। इसी तरीके से जैसे अगर यूरोपियन कॉन्टिनेंट में बात करें, जैसे ब्लिजार्ड वगैरह है, ब्लिजार्ड है, या हम ये कह दें जैसे यहाँ इजिप्ट में आप आ जाइए, तो एक विंड है जिसका नाम है खमसिन, ऐसे, ये इजिप्ट में आपको मिलती है, इजिप्ट में ऐसे। जैसे अगर नाम कभी मिल जाए टर्म ब्लिजार्ड, ब्लिजार्ड यहाँ मिल जाएगी, ऐसे इस क्षेत्र में ऐसे ही है। जैसे अगर हम बात कर लें, जैसे खचिनियो फोन खमसिन मिस्टर लू, जैसे लू इंडिया में, अगर इंडिया की बात कर लें, यहाँ इंडिया की बात अगर कर लें, तो इंडिया में क्या आप देखते हैं कि इंडिया में जो हवाएं चल रही हैं लोकल विंड्स ऐसे ही है, तो उसका नाम अगर हम कह दें लू, लू हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग जगहों पर हवाएं चलती हैं। तो जो हमें यहाँ पे आंसर है जानना है वो बर्ग है। तो बर्ग किसका होगा? अफ्रीका का होगा। जैसे अफ्रीका में गिनी कोस्ट के पास में एक हवा चलती है जो बड़ी पॉपुलर हवा है, आपने कभी नाम सुना होगा, हरमंटन। अगर हरमंटन आ जाए
तो भी आप बता सकते हैं हरमंटन। इसे हम लोग डॉक्टर विंड भी कहते हैं, इसे डॉक्टर विंड भी कहते हैं। ये सहारा डेजर्ट के पास में ये जो है आती है। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक की चीजें जो हैं स्पष्ट हैं, चीजें क्लियर हैं और आपको ये बातें समझ में भी आ रही होंगी अच्छे से बिल्कुल। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा। जैसे ऑस्ट्रेलिया में तो तूफान आता है, जैसे विली विली है। यूरोप में ब्लिज़ार्ड है, नॉर्थ अमेरिका में चिनूक है, यहाँ पे इस तरह से। तो इस तरह से अलग-अलग दिशाओं में, अलग-अलग क्षेत्रों में इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो आपको दिखती हैं। तो या करेक्ट आंसर इज अफ्रीका। अफ्रीका जो है बिल्कुल सही आंसर है। आप ये देख पा रहे हैं। अब एक अगला क्वेश्चन है, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? अच्छा, ये भी तो प्रश्न हो सकता है भाई, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय किसने बसाया था? ये भी तो आता है प्रश्न कई बार। तो आइए देखते हैं क्या है इसका सही आंसर। आप लोगों ने बेटा पढ़ा होगा राजा विक्रमादित्य को। आपने पढ़ा होगा राजा विक्रमादित्य को। राजा जो विक्रमादित्य थे, इनका समय काल था 380 से लेके 415 ईस्वी। राजा विक्रमादित्य का एक और नाम था, वो नाम था चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड। अब राजा विक्रमादित्य की दो पत्नियां थी। कितनी पत्नी थी? दो पत्नियां थी। जो एक पहली पत्नी थी उनका नाम था ध्रुव स्वामिनी। क्या नाम था उनका? ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी से राजा विक्रमादित्य को एक पुत्र हुआ जिसका नाम था कुमारगुप्त। कुमारगुप्त। और कुमारगुप्त का जो समय था वो 415 से लेके 454 था। कुमारगुप्त ने ही राजगीर, एक जगह है, क्या है? एक जगह है राजगीर, या इसी का नाम कहीं कहीं किताब में राजगृह लिखा रहता है। यहीं पर नालंदा, नालंदा यहाँ पे एक स्थान है, नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी ये। अच्छा, राजा विक्रमादित्य ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी बसाई थी बेटा, ये भी याद रखिएगा, कभी हो सकता है पूछा जाए। तो अब देखो आपको आंसर मिल गया, नहीं मिल गया? यहाँ पे राजगीर, तो राजगीर यहाँ मिल गया। लेकिन अब यहाँ थोड़ा सा बचा हुआ है कि इनकी सेकंड वाइफ कौन थी, उनसे कौन पुत्र हुआ था। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, सब जान लीजिए। राजा विक्रमादित्य की जो दूसरी पत्नी थी उनका नाम था कुबेर नागा। क्या नाम था? कुबेर नागा। अच्छा, कुबेर नागा से इनको एक पुत्री हुई और उस पुत्री का नाम था प्रभावती। क्या नाम था? प्रभावती। अच्छा, प्रभावती का जो विवाह था वो राजा विक्रमादित्य ने किससे करवा दिया था? अपने शिष्य से करवा दिया था। इनके एक शिष्य थे जो कहाँ के थे? वाकाटक वंश के थे। वाकाटक वंश के थे और उनका नाम क्या था? उनका नाम था रुद्रसेन द्वितीय। क्या नाम था? रुद्रसेन द्वितीय। ये वही रुद्रसेन द्वितीय थे जिन्होंने हुड़ एवं शक जनजातियों को पराजित भी किया था। हुड़ और शक जनजातियों को पराजित किया था। ठीक है, तो ये वही थे ये। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक की बातें आपको स्पष्ट हैं और आपको आपका आंसर भी मिल गया है। प्यारे मेरे बच्चे, एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट भी कर लेंगे। जो बच्चे अगर एसटी में इसको देखे होंगे तो इससे कुछ और भी आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर है वो क्या रहेगा? वो सही आंसर आपका राजगीर है। तो जो बच्चे राजगीर के साथ गए हैं, राजगीर को टिक किए हैं, उन सभी प्यारे बच्चों का बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, बहुत सही। अब आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है? इनमें से सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ होता है? चलिए देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्या है, कैसे हम समझेंगे इसको? इसके लिए भी हमें इंडिया का मैप बनाना होगा और मैप की बड़ी आवश्यकता पड़ेगी, तभी हम इसको स्पष्टता जो है समझ पाएंगे अच्छे से। तो प्यारे बच्चे ध्यान से देखेंगे ऐसे। ऐसे अब हम क्या जानेंगे कि भाई क्या है दिल्ली। अभी दिल्ली लगभग यहाँ पर है, मान लीजिए ये दिल्ली है, दिल्ली। फिर क्या कह रहा है? देहरादून। अब देहरादून कहीं यहाँ पर होगा, कहीं यहाँ पे। देहरादून
फिर क्या कहता है, ढाका, यहां पे कहीं होगा ढाका। फिर क्या कह रहा है, इस्लामाबाद, भाई पाकिस्तान में चले गया ना इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। अब देखो दिमाग में तो ये बात सबके स्पष्ट रहती है ना, सूरज कहाँ से निकलता है, सूरज निकलता है पूरब से। सूरज कहाँ को अस्त होता है, सूरज अस्त होता है पश्चिम में। कहाँ अस्त होता है, पश्चिम या पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक है, तो अब क्या जानना है कि सूर्य अस्त सबसे सबसे पहले कहाँ होता है भाई, सबसे पहले सूर्य अस्त कहाँ होगा। तो सबसे पहले जो हिस्सा सबसे आगे होगा, सूर्यास्त तो वहीं होगा, है। अच्छा सूर्य, अगर कहें सूर्य पहले, अच्छा एक मिनट माफ करिएगा, क्या कह रहा है, सूर्य अस्त, सबसे पहले सूर्य अस्त कहाँ होता है, अस्त कहाँ होगा, सूर्यास्त, सूर्य अस्त होता है पश्चिम में, निकलता कहाँ है, पूरब में। तो सबसे पहले कहाँ अस्त होगा, तो अस्त होने के लिए भाई या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा, लेकिन अस्त होने में पहले इस्लामाबाद का हिस्सा आएगा। पहले क्या आएगा, इस्लामाबाद का हिस्सा। फिर से ध्यान दीजिए, क्या लिखा है कि सूर्य सबसे पहले अस्त कहाँ होगा, सबसे पहले अस्त कहाँ होगा, मतलब कहां से चला जाएगा, आसमान में चला जाएगा। तो चला जाएगा कहां पे, ढाका में। तो सबसे पहले आंसर क्या हो जाए आपका, ढाका होना चाहिए इसमें। सबसे बाद में कहां अस्त होगा, इस्लामाबाद में। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, माफ करेंगे ये आंसर नहीं होगा, इसका आंसर ढाका हो जाएगा बच्चों। डी जो है इसका ये करेक्ट आंसर है, ये माफ कीजिएगा, ढाका सबसे पहले क्या हो जाएगा, ढाका। ये गलत हो जाएगा, माफ करेंगे, ढाका में सबसे पहले होगा। अगला प्रश्न क्या है हमारे सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, अंडर विच आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज अ स्टेट। भाई सिंपल, अभी अपने मणिपुर केस देखा था, मणिपुर केस को देख के बात समझ में आ गई थी, वहां पे आर्टिकल बात की गई थी 355, आर्टिकल 356। ठीक है, जब राज्य सरकार की मशीनरी, राज्य सरकार का सिस्टम फेल हो जाए, तो केंद्र सरकार की यह ड्यूटी होती है, वो राष्ट्रपति से इस बात के लिए आग्रह करे कि केंद्र वहां पे, भाई राज्य सरकार, केंद्र क्या करे, राष्ट्रपति से यह बात के लिए आग्रह करे कि राष्ट्रपति वहां पे राजनीतिक शासन लगाए और केंद्र सरकार अपना मशीनरी सिस्टम, अपने जो सैनिक है, अपने जो पैरामिलिट्री फोर्स है, वो वहां पे तैनात कर दे। तो ऐसे में भाई आर्टिकल नंबर 356 होना चाहिए, 55 तो यहाँ ही नहीं मेंशन, तो 356 जो है वो होना चाहिए आंसर राष्ट्रपति शासन के लिए, क्या है ये। अच्छा 352 लगता है जब राज्य के अंदर की आपातकालीन स्थिति हो जाए, कोई बाह्य आक्रमण हो जाए, इस तरह की बात, और राष्ट्रपति शासन लग जाए 356। 68 में तो संशोधन है, 70 में जम्मू कश्मीर, तब ये खत्म हो चुका है। तो ऐसे में जो सही आंसर है आपका क्या हो जाएगा, 356। राष्ट्रपति शासन की जब भी बात की जाएगी तो आर्टिकल क्या हो जाएगा, 356। तो 356 जो है वो बिल्कुल सही आंसर है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, पौधों के जीवन और पौधों के पोषण के विज्ञान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो देख लो भाई, कृषि जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान, एटोलॉजी, ये सभी नहीं, इसका जो सही आंसर होगा बच्चे वो हो जाएगा एग्रोबायोलॉजी हो जाएगा, कृषि जीव विज्ञान। तो जो भी बच्चे हमारे कृषि जीव विज्ञान के साथ में जा रहे हैं, कृषि जीव विज्ञान का करेक्ट आंसर दिए थे, उन सभी का आंसर सही होगा। जो प्यारे बच्चे कृषि जीव विज्ञान कह रहे हैं उन सभी का जो है बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पोंगल, देखो पोंगल किस राज्य में मनाते हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पे ध्यान दो बेटा, दो बातें समझ लीजिएगा, कभी गलती मत करिएगा। जैसे आप एक ये राज्य देखते हैं ना, ऐसे ही है, एक राज्य है तमिलनाडु, क्या राज्य है, तमिलनाडु। कभी भी तमिलनाडु का नाम आ जाए तो पोंगल, जब फसल इनके यहाँ कटती है ना, फसल जब इनके यहाँ फसल कटती है तो फसल कटने पर ये एक उत्सव मनाते हैं, उस उत्सव को ही ये लोग क्या कहते हैं, पोंगल कहते हैं। तो इसका आंसर जो है ना वो तमिलनाडु होगा। अच्छा ऐसे ही अगर हम बात कर लें केरला की, किसकी बात कर लें, केरला की, ऐसे करके केरला बना है, केरला राज्य ऐसे ही है, ठीक है ये, और इसको मिला दो इसे, केरला की। तो केरला में वेम्बनाड झील है ना, जहाँ पे एक त्योहार होता है नौका दौड़, उसे कहते हैं ओणम। तो दोनों अलग अलग है, याद रखिएगा, ओणम इधर मनाते हैं, पोंगल यहाँ मनाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। जो भी बच्चे तमिलनाडु के साथ में गए हैं, तमिलनाडु आंसर बताए होंगे, वो बिल्कुल सभी का एकदम सही है। अब ये हमारा लास्ट प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, संगम काल में चोल शासकों की राजधानी क्या थी।
संगम काल में चोल की जो राजधानी थी वो क्या थी? संगम काल की बात करते हैं तो संगम काल में चोल शासकों की जो राजधानी थी उसमें ऑप्शन दिए गए हैं वंजी एंड टोंजी, मदुरई है, उरैर है, अकॉट है, कोराकई है। तो इसमें जो भी सही आंसर है वो आप देख पा रहे हैं। वैसे कभी भी संगम काल या चोल की नाम आता है तो चोल में हमेशा हमें एक बात याद आता है, तंजावुर। क्या बात याद आता है? तंजावुर। तो यहाँ लेकिन तंजावुर तो है नहीं, तो तंजावर नहीं तो एक शब्द और आपको कभी उरैर मिल जाए, उरैर। अगर उरैर मिलता है तो उरैर भी लगा देंगे, माने आपका सी आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए इसमें। उरैर बिल्कुल जो है सही आंसर है। तो बेटा आज के सारे प्रश्न जो है लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। मैं समझता हूँ चीजें एकदम क्लियर होंगी आपको। अब मैं बिल्कुल ये इच्छा करूंगा कि आप सभी अगली बार बिल्कुल सही करें, बिल्कुल करेक्ट करें। तब तक के लिए बेटा थैंक यू, बाय बाय एंड धन्यवाद। ओके, Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.